So let us start our new lesson, the interview. The interview means साक्षात्कार, written by Christopher Sylvester. Christopher Sylvester was a student of history at Peterhouse, Cambridge. वह एक इतिहास के छात्र थे जो कि कैम्ब्रिज पीटर हाउस के रहने वाले थे. He was a reporter for Private Eye for 10 years. वह Private Eye नाम के संस्था पे 10 वर्षों तक कार्य किए रिपोर्टर के तौर पर and has written features for Vanity Fair और Vanity Fair के लिए कुछ फीचर्स भी लिखे. Following अभी जो हम पढ़ने वाले हैं, The Interview is an excerpt taken from his introduction to the Penguin Book of Interview. वो पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज नाम की एक अपने परिचय रूपी अपनी किताब में से यह अंश लिया गया है. एन एंथोलॉजी, जो कि एक एंथोलॉजी, एक संग्रह है फ्रॉम 1859 टू प्रेजेंट डे. 1859 से लेके प्रेजेंट डे, मतलब जब तक ये 1992-93 में यह किताब लिखी गई थी तब तक के बीच के इंटरव्यू, जितने भी इंटरव्यूज हुए उनका संकलन उन्होंने किया, जिसमें से एक टुकड़ा उन्होंने यहाँ पर रखने का प्रयास किया, जिसे उन्होंने दो भागों में बांटा है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2. पार्ट 1 में उन्होंने क्या किया है, उन्होंने पार्ट 1 में इंटरव्यू के तौर तरीके, इंटरव्यू जिनके हुए उनके विचार, किन्हीं के अच्छे किन्हीं के बुरे, इन सब को बताने का प्रयास किया. तो देखते हैं फर्स्ट पार्ट में वह क्या बताते हैं. सिंस इट इन्वेंशन अ लिटिल ओवर 130 ईयर्स एगो, अपने आविष्कार से, जो कि वह 130 साल से कुछ पहले से जिसका आविष्कार हुआ होगा, द इंटरव्यू हैज बिकम अ कॉमन प्लेस ऑफ जर्नलिज्म. इंटरव्यू क्या बन चुका है, जब से उसका आविष्कार हुआ तब से आज की तारीख तक के, अ कॉमन प्लेस ऑफ जर्नलिज्म, जर्नलिज्म के लिए एक बड़ी सी सामान्य सी बात बन चुकी है. टुडे, आज के दिन में, ऑलमोस्ट एवरीबडी हु इज लिटरेट, जो कि पढ़ा लिखा है, हर वो व्यक्ति जो पढ़ा लिखा है, उसने अपने जीवन में के किसी न किसी चरण पर इंटरव्यू को पढ़ा जरूर होगा. हैव रेड एन इंटरव्यू एट सम पॉइंट ऑफ देयर लाइफ, अपने जीवन के किसी न किसी चरण पे उसने कोई ना कोई इंटरव्यू जरूर पढ़ा होगा. वाइल फ्रॉम द अदर पॉइंट ऑफ व्यू, और अगर दूसरे दृष्टिकोण से देखा जाए तो सेवरल थाउजेंड सेलिब्रिटीज, कुछ हजार हस्तियों के द्वारा, हैव बीन इंटरव्यूड ओवर द ईयर्स, इंटरव्यू दिया गया होगा. सम ऑफ देम रिपीटेडली, और कुछ के तो बार बार रिपीटेडली इंटरव्यूज हुए होंगे. So it is hardly surprising that opinions of interviews, of its functions, methods and merits vary considerably. तो इस बात में बहुत ज्यादा आश्चर्य की कोई बात नहीं है कि ओपिनियंस ऑफ द इंटरव्यू साक्षात्कार के प्रति जो मत होते हैं, उसके कार्य प्रणाली के प्रति, ऑफ इट्स फंक्शन, उसके मेथड्स, उसके तरीके, एंड मेरिट्स, उसके फायदे नुकसान के बारे में, वेरी कंसिडरेबली, वह बिल्कुल बदलते रहते हैं, कंसिडरेबली, सामान्य तौर पर. Some might take quite extravagant claims for it as being in its highest form a source of truth and in its practice and art. कुछ लोग तो अतिशयोक्ति के रूप में क्या दावा करते हैं कि यह एक बड़ा ही उम्दा रूप है, यह एक सच्चाई का स्रोत है, और अपने व्यवहार में तो यह एक कला है. Others, usually celebrities who see themselves as a victim, might despise the interview as an unwanted intrusion into their life. वह क्या करते हैं, वह उसे डिसलाइक करते हैं, उसे नापसंद करते हैं, उससे घृणा करते हैं. कौन? यूजुअली सेलिब्रिटीज, खास करके वह जो मशहूर हस्तियां होती हैं, जो इंटरव्यू को, अपने आप को इंटरव्यू के शिकार के तौर पर मानती हैं, और वह यह मानती है कि इंटरव्यू एज एन अनवांटेड इंट्रूजन, वह एक अनाधिकृत बेजा कब्जा है, बेजा अधिकार है हमारे पर, इनटू देयर लाइव्स, हमारे जीवन के ऊपर, और फील दैट इट समहाउ डिमिनिशेस देम, और यह महसूस करती हैं कि वह कहीं ना कहीं उन्हें घटाने का प्रयास कर रहा है, को कमजोर करने का प्रयास कर रहा है. जस्ट एज इन सम प्रिमिटिव कल्चर्स, जैसा कि पुराने समयों में माना जाता था, इट इज बिलीव्ड दैट, यह माना जाता था कि इफ वन टेक्स अ फोटोग्राफिक पोर्ट्रेट ऑफ समबडी, अगर कोई किसी का चित्र बना रहा है, देन वन इज स्टेलिंग दैट पर्सन सोल, तो वह, और फील दैट समहाउ डिमिनिशेस देम, और यह सोचते हैं कि वह कहीं ना कहीं उनको घटा रहा है, क्योंकि पुराने समयों में जब कोई किसी का चित्र बनाता तो यह माना जाता कि वह उसकी आत्मा की चोरी कर रहा है. वीएस नायपॉल, जो कि एक कॉस्मोपॉलिटन राइटर थे, जिन्होंने बहुत सी किताबें लिखी, डॉक्यूमेंट्रीज, वर्क्स लिखे,
फील्स दैट, वह ऐसा महसूस करते हैं कि सम पीपल आर वुंडेड बाय इंटरव्यूज, कुछ लोग तो इंटरव्यूज से चोटिल तक हो जाते हैं, मतलब उन्हें गहरा आघात पड़ता है। लूज अ पार्ट ऑफ देमसेल्फ, और अपने आप का कुछ हिस्सा गंवा बैठते हैं, उनका यह मानना है। लेविस कैरोल, द क्रिएटर ऑफ एलिस इन वंडरलैंड, एलिस इन वंडरलैंड नाम के की कहानी के लेखक लेविस कैरोल जी का मानना है, was said to have had a just horror of the interview, उनको तो इंटरव्यू के नाम, इंटरव्यूअर्स के नाम का ही भय था। एंड ही नेवर कंसल्टेड टू बी इंटरव्यूड, और उन्होंने साक्षात्कार देने की इच्छा तो, असहमति तो कभी प्रदान ही नहीं की। इट वॉज हिज हॉरर ऑफ बींग लायोनाइज, और उन्हें किस बात का भय हुआ करता था? ऑफ बींग लायोनाइज्ड, गिव अ लॉट ऑफ पब्लिक अटेंशन एंड अप्रूवल, कि उन्हें कहीं कुछ ज्यादा ही जनता का आकर्षण प्राप्त ना हो जाए, इस बात का उन्हें हमेशा भय हुआ करता था। मतलब वो अपने आप को प्रदर्शित करने के ज्यादा इच्छुक नहीं करते थे। विच मेड हिम दस रिपेल वुड बी एक्वेंटेंसेस, और जिसने उन्हें किस चीज पर मजबूर किया कि वह लोगों को नजरअंदाज करना शुरू कर दिए, चाहे वह उनका परिचित हो, कोई इंटरव्यूअर हो, इंटरव्यू लेने वाला हो, एंड द परसिस्टेंट पेटिशनर ऑफ हिज ऑटोग्राफ, और उसके ऑटोग्राफ लेने के लिए जो आतुर लोग होते हैं, चाहे वो हो। एंड ही वुड आफ्टरवर्ड्स, और कुछ दिनों के बाद, रिलेट द स्टोरीज ऑफ हिज सक्सेस इन साइलेंसिंग ऑल, अपने जीवन के सफलता के पलों को की जब कहानी के रूप में उकेरा, तो वह लोगों को फिर उसके माध्यम से शांत करा सके। सच पीपल विथ मच सेटिस्फैक्शन एंड अम्यूजमेंट, और बहुत ही ज्यादा संतोष और आनंद के साथ। मतलब यहां पर कहने का अर्थ है कि जो लेविस कैरोल थे, वह इंटरव्यूअर से इतना ज्यादा डरते थे, उनके भय का कारण क्या बताए? कहीं उन्हें कुछ ज्यादा ही एक्सपोजर ना मिल जाए पब्लिक में, जिसके शायद वह अपने आप को पात्र ना समझते हो, परंतु और इसीलिए वह अपने परिचितों से, अपने इंटरव्यूअर से, वो लोग जो इनसे ऑटोग्राफ लेने आया करते थे, उन सब से वह दूरी बनाना शुरू कर दिए। और कुछ दिनों बाद उन्होंने वास्तविक तौर पर अपनी सफलता को अपनी कहानी के माध्यम से प्रदर्शित किया, और सभी को उन्होंने शांत किया, सबकी उत्कंठा शांत हुई, और यह सारा काम उन्होंने बड़ी ही आत्मसंतुष्टि और आनंद के साथ यह काम किया। रूडीयार्ड किपलिंग, रूडीयार्ड किपलिंग के बारे में बताते हैं, जिन्होंने जंगल बुक नाम की पुस्तक लिखी थी। एक्सप्रेस्ड एन इवन मोर कंडेमनेटरी एटीट्यूड टुवर्ड्स, वह तो कुछ ज्यादा ही निंदात्मक रवैया रखते थे इंटरव्यूअर्स के तरफ। हिज वाइफ, उनकी पत्नी कैरोलिन, राइट्स इन हर डायरी 14 अक्टूबर 1892 that their day was wrecked by two reporters from Boston, उन्होंने अपनी डायरी में लिखा कि 14 अक्टूबर 1892 का जो दिन था, दो पत्रकारों के द्वारा उनका पूरा दिन तबाह कर दिया गया। सी रिपोर्ट्स हर हस्बैंड एज सेइंग टू द रिपोर्टर्स, और वह बताती है कि वह उसके पति उन रिपोर्टर्स को क्या कहते हैं। वाई डू आई रिफ्यूज टू बी इंटरव्यूड, क्यों मैं इंटरव्यू नहीं देना चाहता, वो बताए उन दो पत्रकारों को। बिकॉज इट इज इमोरल, क्योंकि यह एक अनैतिक कार्य है। इट इज अ क्राइम, यह एक अपराध है। जस्ट एज मच ऑफ अ क्राइम एज एन ऑफेंस अगेंस्ट माई पर्सन एज एन असॉल्ट, एंड जस्ट एज मच मैरिज पनिशमेंट, यह एक अपराध है, और यह उतना ही अपराध है जैसा कि आप किसी व्यक्ति के ऊपर हमला कर दे तो वह एक अपराध होगा, और इस अपराध के लिए तो एक अच्छा खासा सजा का प्रावधान होना चाहिए। इट इज कवर्डली एंड वाइल, यह कायराना और बिल्कुल ही बेकार चीज है। वाइल, नीच, अधम, बिल्कुल कायराना और नीच कार्य है, यह तो होना ही नहीं चाहिए। नो रेस्पेक्टेबल मैन वुड आस्क इट, कोई भी सम्मानजनक व्यक्ति इसके लिए नहीं कहेगा। मच लेस गिव इट, और उससे भी कम वह इसे देगा। मतलब न तो कोई सम्मानजनक व्यक्ति किसी की इंटरव्यू लेने के लिए कहेगा, और न ही उससे भी ज्यादा वह उसको देने के का प्रयास करेगा। येट किपलिंग हैड हिमसेल्फ परपिट्रेटेड सच एन असॉल्ट ऑन मार्क ट्वेन, और अब यहाँ पर एक विरोधाभास और एक सटायर, एक व्यंग करते हैं यहाँ पर एक क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर, कि उसके बावजूद किपलिंग स्वयं इस प्रकार के असॉल्ट को बढ़ावा देते हैं। परपिट्रेटेड, बढ़ावा देना, असॉल्ट, हमले को। और असॉल्ट शब्द का क्यों? क्योंकि रूडीयार्ड किपलिंग ने इंटरव्यू को असॉल्ट कहा है, इसीलिए यहाँ पे क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर भी बताते हैं कि इसी असॉल्ट को, इसी इंटरव्यू को किपलिंग ने खुद बढ़ावा दिया ऑन मार्क ट्वेन, जब उन्होंने मार्क ट्वेन का इंटरव्यू लिया ओनली अ फ्यू इयर्स अगो, ठीक
जो कि साइंस फिक्शन के बहुत ही मशहूर लेखक थे। इन एन इंटरव्यू इन 1894 रिफर्ड टू द इंटरव्यूइंग ऑर्डियल। अपने 1894 के इंटरव्यू को किस प्रकार से माना? द इंटरव्यूइंग ऑर्डियल। ऑर्डियल ये शब्द हमने आंट जेनिफर स्टाइगर्स में भी पढ़ा है, जिसे हमने उस समय अग्नि परीक्षा और अनप्लीजेंट याद के रूप में, बेकार याद के रूप में याद किया था। ये वही चीज है। वह इंटरव्यू क्या मानते हैं? एक अग्नि परीक्षा मानते हैं, एक बुरी याद मानते हैं। बट वॉज अ फेयर इंटरव्यू। फिर यहां पर विरोधाभास करते हैं सिल्वेस्टर। परंतु स्वयं क्या थे? खुद एक फ्रीक्वेंट, लगातार इंटरव्यू देने वाले थे। मतलब वह खुद बहुत ज्यादा इंटरव्यू दिया करते थे। एंड 40 ईयर्स लेटर, और इस बात के 40 वर्षों बाद वह स्वयं जोसेफ स्टालिन, जो कि एक रशियन पॉलिटिशियन थे, उनका इंटरव्यू करते हुए पाए गए। मतलब यहां पर बताने का प्रयास किया है सिल्वेस्टर ने कि कैसे आप उसके विरोध में मत जरूर रखते हैं, लेकिन आप वही काम करते भी हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि आप उतना ज्यादा, आप केवल दिखावे के लिए इसका विरोध करते हैं, परंतु आप वह काम करना स्वयं पसंद कर रहे हैं। तो वह कितना खराब होगा ये आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। सॉल बेलो, who has consented to be interviewed on several occasions, जिन्होंने स्वयं कई मौकों पर इंटरव्यू देने के लिए अपनी इच्छा जाहिर की। नेवरदलेस वन डिस्क्राइब्ड, नेवरदलेस फिर भी, once described interview as being like thumbprints on his windpipe। उन्होंने इंटरव्यू को किस प्रकार से बताने का प्रयास किया? जैसे वह आपके गले में कोई निशान छोड़ दे। कहने का अर्थ है कि जैसे कोई आपका गला दबा रहा हो। Yet despite the drawbacks of the interview, अब सिल्वेस्टर अपना राय रखने की शुरुआत करते हैं। चाहे कितना भी इसकी बुराइयां हो, ड्रॉबैक्स ऑफ द इंटरव्यू, कितनी भी बुराइयां हो इंटरव्यू में, इट इज अ सुप्रीमली सर्विसेबल मीडियम। बहुत ही काम का आधार है संप्रेषण का। These days, आज के दिनों में, मोर देन एट एनी अदर टाइम, जितना पहले नहीं हुआ करता था उससे भी कुछ ज्यादा ही आज के दिनों में, आवर मोस्ट विविड इम्प्रेशंस ऑफ आवर कंटेम्पोररीज आर थ्रू द इंटरव्यूज। हम अपने समकालीन व्यक्तियों के बारे में कुछ ज्यादा ही ज्वलंत रूप से अगर कोई चीज जान सकते हैं, उनकी छवि को पहचान सकते हैं, तो वह केवल इंटरव्यू के माध्यम से हो सकता है। डेनिस ब्रायन हैज रिटेन, और डेनिस ब्रायन ने इसके बारे में लिखा भी है, ऑलमोस्ट एवरीथिंग ऑफ मोमेंट रीचेस अस थ्रू वन मैन आस्किंग क्वेश्चंस ऑफ अनदर। हमें अगर आज के समय में किसी पल के बारे में जानना है और हमारे तक अगर कोई चीज पहुंच सकता है, तो वह तभी होगा जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से प्रश्न करेगा। बिकॉज ऑफ दिस, और इसीलिए, द इंटरव्यूअर होल्ड्स अ पोजीशन ऑफ अनप्रेसिडेंटेड पावर ऑडियंस, और इसीलिए जो इंटरव्यूअर होता है वह एक अभूतपूर्व शक्ति और प्रभाव रखता है, क्योंकि उसके बिना आप किसी के बारे में उतना अच्छे से नहीं जान सकते जितना अच्छे से आप जानना चाहते हैं। सो दैट इज ऑल विथ योर एक्सप्लेनेशन ऑफ इंटरव्यू पार्ट 1। वी विल डू द पार्ट 2 टुमारो।